एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, जिसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 1, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, और नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स में खत्म करूंगा। ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं 2024 में, तो आपके लिए ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें सेक्शंस है ना। तो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एज अ इकोनॉमी एज अ होल, है ना। टोटल की बात करते हैं, है ना। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक फेनोमेना एज अ टोटल, एज अ होल, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक वर्ड के मैक्रोज से बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है? लार्ज, ठीक है। जैसे हम जब भी बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इनकम की बात करें, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन दैट इज प्राइस लेवल की बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो ये एक लार्ज पैमाने पे बात करता है। दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए ये क्विक रिवीजन है, आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने का बेस्ट मेथड ये है, तो वीडियो कंप्लीट देखें, है ना। आपको आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा पार्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसका यूज होता है? तो सबसे पहला क्लास गुड्स के बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमारे पास है 2 प्रकार के, कौन कौन से हैं? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। देखिए फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को बोलते हैं जो प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन बाउंड्री को का लिमिट पे पहुंच चुका है, ठीक है, उसके आगे और वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम चाय बना लिए, तो चाय के बाद उसको और कुछ नहीं बनाएंगे, चाय को कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की जब बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फॉर रीसेल और फॉर यूज एज अ रॉ मटेरियल, है ना। क्यों खरीदा है? एक फर्म खरीदा ताकि वो बेच सके रीसेल के लिए, उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। दूसरा, कोई फर्म खरीदा है ताकि उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सके। जैसे कोई चाय बेचने वाला मिल्क खरीद रहा है, तो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। क्यों? क्योंकि वो मिल्क को एज अ चाय बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल का यूज करेगा मिल्क को, और मिल्क के द्वारा वो चाय बनाएगा, ठीक है। मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसमें और वैल्यू ऐड होना बाकी रहता है, जबकि फाइनल गुड्स में जितना वैल्यू ऐड होना था वो हो चुका होता है। फाइनल गुड्स रेडी टू कंज्यूम होता है, रेडी टू यूज होता है। इंटरमीडिएट गुड रेडी टू यूज नहीं होता है, उसमें और वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब बात करें कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, है ना। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो या तो कंजम्पशन गुड्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे। जैसे कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, है ना। व्यक्ति जब अपने लाइफ में अपने यूज में जो डायरेक्टली ले आता है, ठीक है, जैसे हम आइसक्रीम खरीदें तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये कंजम्पशन गुड्स हो गया। मिल्क हम उसको गर्म करके पी रहे हैं, ये हो गया हमारा कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। हम कपड़ा खरीदें उस पहनने के लिए, ये हो गया कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। जबकि कैपिटल गुड्स होता है फिक्स एसेट्स होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, है ना। वो क्या करते हैं? उसके द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, उसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, ये सब चीजें क्या होगा? कैपिटल गुड्स हो गया। याद रखिएगा कैपिटल गुड्स एसेट्स के रूप में काम करता है, जबकि कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, हम लोग अपना नीड को सेटिस्फाई करने में उसका यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक टर्म यूज होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? जब भी बात करें इट इज एग्रीगेट कंजम्पशन, मतलब जब इकोनॉमी में, है ना, जितने भी कंजम्पशन हो रहा है उस पर होने वाला जो खर्च होता है वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड, हम आप जैसे लोग कंजम्पशन करते, गवर्नमेंट करती है ना। फिर नॉन प्रॉफिट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आता है इन्वेस्टमेंट। तो कहता है इन्वेस्टमेंट जो होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब चेंज इन स्टॉक, है ना। स्टॉक में जो चेंजेस होता है, जो एडिशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट के भी दो कंपोनेंट, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या होता है, इट इज एडिशन टू स्टॉक एट फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जब फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी होता है, जैसे हमारे पास 2 मशीन था, एक और मशीन आ गया तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जबकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका मतलब होता है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, मतलब अनसोल्ड आइटम जो है, सिंपली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक, मतलब जो आपके पास अनसोल्ड आइटम रह गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, दीज आर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे क्या आपके पास और कौन सा टर्म है भाई? इन्वेस्टमेंट को 2 टर्म में बताया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब टोटल पैसा जो वो खर्च किया है किस पर? फिक्स्ड एसेट्स पे और इन्वेंट्री स्टॉक पे, ठीक है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, है ना। मतलब एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट जो है उसका वैल्यू क्या है, तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो ग्रॉस जो टोटल खर्च हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री स्टॉक पे, उसमें जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है उसको घटा दिया जाए तो वो हमारा कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, बाय द वियर एंड टीयर, ठीक है। चलिए आगे क्या, वही है डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? लॉस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंट, ठीक है। जैसे नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण एक्सीडेंटल डैमेज अगर किसी प्रकार का हो गया, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण हुआ, मतलब अनफोर्स जो फोर्सीन होता है उसके कारण, ठीक है, वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की बात करते हैं तो कहते हैं रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप टू कॉप विद डेप्रिसिएशन लॉसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं ताकि जो डेप्रिसिएशन के कारण लॉस हुआ उसको कवर किया जा सके। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट जो कॉन्सेप्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब ऐसा क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वो स्टॉक होता है। एग्जांपल योर बैलेंस इन द बैंक अकाउंट एज ऑन जनवरी 1, 2024, है ना, ये हमारा स्टॉक हो गया। जबकि फ्लो का मतलब होता है क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, वो होता है हमारा फ्लो। जैसे योर इनकम पर मंथ, ठीक है, तो पर मंथ मतलब पूरा मंथ का पीरियड की बात करते हैं ना, कितना आपने अर्निंग किया, कितना आपका इनकम आया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लो, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के सेक्टर्स। इकोनॉमी में 4 प्रकार के सेक्टर होते हैं, कौन कौन? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, राइट। जब हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं तो ये वो सेक्टर होता है, ठीक है, जो कंजम्पशन करता है एंड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें, ठीक है। वहीं प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और फैक्टर्स को हायर करता है प्रोडक्शन के पर्पज से, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर जो इकोनॉमी में एक ऐसा एजेंसी है ना जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम करता है, डिफेंस पे ध्यान देता है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर वगैरह पे वर्क करता है ना। और कैसे करता है? थ्रू दी इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेज और प्रोवाइडिंग ग्रांट्स और सब्सिडीज, ठीक है। वहीं एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मतलब जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते सारा का सारा खुद तो कंज्यूम करते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। तो किसी भी इकोनॉमी में जाइए ये आपको 4 सेक्टर टोटल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे है इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है किसी भी इकोनॉमी में एक हमेशा मतलब इनकम के फ्लो का एक सर्कल चलता रहता है। मतलब सर्कुलर फ्लो को सिंपल मतलब भाषा में डिफाइन करें तो क्या होता है? इट इज एन अनएंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स इनकम और फैक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब क्या अगर डेफिनेशन देखें तो रेफर्स टू द सर्कुलेटिव ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है।
एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो फ्लो चलते रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां से ध्यान रखिएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देयर आर 3 फेजेस, राइट। चलिए, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा, जो फ्लो होता है वो 2 प्रकार का फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके मैंने बेचा, ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ गुड्स हुआ, ठीक है। मैं सर्विस हायर किया तो ये फ्लो ऑफ सर्विसेज हुआ, है ना। तो ये रियल फ्लो के अंतर्गत आएगा जब गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करेंगे। लेकिन जब फ्लो मनी से रिलेटेड हो, मतलब फैक्टर्स मेरे पास काम कर रहा था, मैंने उसे पेमेंट किया, लैंड के लिए रेंट, है ना, लेबर के लिए वेजेस, सैलरीज, ठीक है, तो मनी का फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट था। थर्ड चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना। ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितने कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने वो डिस्कस कर दिया। अब देखिए, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो क्या क्या है भाई। पहला, अगर बात करते हैं नेशनल इनकम का, तो कहता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम acquiring to normal resident of a country, it does not account for transfer income। मतलब एक इकोनॉमी में जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया गया है, ठीक है, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, उसका सम टोटल नेशनल इनकम होगा। यहाँ पे 2 वर्ड आपको याद रखने की बात है, नेशनल इनकम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं करता है। तो भाई फैक्टर इनकम क्या हो गया? तो फैक्टर इनकम आर द रिवार्ड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे लेबर काम करता है उसके लिए हम लोग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई देते हैं, वेजेस देते हैं, लैंड जिसका यूज कर रहे हैं उसको रेंट देते हैं, कैपिटल जहां से लिए उसके लिए इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो काम करता है उसको प्रॉफिट देते हैं। ये सब सर्विसेज देता है, उसके बदले उनका ये रिवार्ड है, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ये अनअर्न्ड इनकम होता है, कमाया नहीं जाता, कोई सर्विस के बदले नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे गिफ्ट इन कैश, मतलब गिफ्ट दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, ओल्ड एज पेंशन दिया गया, सीनियर्स को दिया गया, ठीक है। ये सब क्या है? बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए ही उसको मिल रहा है ना। तो ये ट्रांसफर इनकम होता है। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक टर्म और था कि जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है उसी को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। तो भाई नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री आर द पीपल हु नॉर्मली रेसाइड इन द कंट्री कंसर्न, मतलब जिस कंट्री की बात करते हैं वो बेसिकली वहां रह रहा हो, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइव इन दैट कंट्री, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें वो वही देश में कर रहा है, तो नॉर्मल रेसिडेंट वो कहलाएगा। ध्यान रखना, सिटीजनशिप अलग होता है, नॉर्मल रेसिडेंट अलग होता है, दोनों को मिक्सअप नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। सिटीजनशिप जो एक देश की जिसके पास नागरिकता होती है, ठीक है, जो वहां पे वोटिंग का अधिकार जिसके पास होता है। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट जरूरी नहीं कि उसके पास अधिकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार के पास पहले इंडिया का सिटीजनशिप नहीं था, उसके पास कनाडा का सिटीजनशिप था, तो वो इंडिया में वोट नहीं दे सकता था, ठीक है वो, लेकिन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट था। क्यों था नॉर्मल रेसिडेंट? क्योंकि वो इंडिया में रह रहा था और यहाँ पे ही वो इनकम कंजम्पशन वगैरह कर रहा था। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब नेशनल इनकम जब बात करते हैं तो कुछ कंसेप्ट है जो आपको जरूर याद रखना है ताकि इसके एग्रीगेट्स को इजीली समझ पाओ। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ग्रॉस से नेट में जाना हो, मतलब ग्रॉस में दिया हुआ है, आपको उसका वैल्यू नेट में चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, क्या आएगा? नेट आ जाएगा। और अगर नेट में वैल्यू दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो ग्रॉस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब था हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस में जब भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट बन जाएगा, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया है ना। और जब हमको ग्रॉस निकालना हो तो क्या करेंगे? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो तो डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिकली मतलब जीडीपी दिया हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इसको नेशनल बनाना हो, जीएनपी बनाना हो, ठीक है,
तो क्या करेंगे भाई, इसमें NFIA जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको जोड़ देंगे तो हमारा वो नेशनल बन जाएगा। ठीक है, और अगर नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक चाहिए, तो नेशनल में से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, किसको, NFIA को। ठीक है, चलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, मतलब जो फैक्टर इनकम अर्न हमारे रेसिडेंट के द्वारा विदेश में जो अर्न किया गया, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है उसके द्वारा जो कमाया गया, ठीक है, उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहलाएगा। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना, मार्केट प्राइस में जिस प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है फैक्टर कॉस्ट का मतलब वो प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगा है, तो मार्केट प्राइस में अगर हम लोग माइनस कर देंगे NIT, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा क्या, फैक्टर कॉस्ट। और अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग प्लस कर दे किसको, NIT को, तो बन जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब यहां से कुछ कंसेप्ट है जिसको आप इजिली निकाल सकते हो, है ना। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको GDP MP बोलते हैं, मतलब यही हमारा है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, दीज आर द एग्रीगेट्स व्हिच आर यूज्ड इन नेशनल इनकम। ठीक है, तो GDP MP क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना, उसके मार्केट वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे GDP MP। अब अगर हमें निकालना हो NDP MP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मैंने क्या कहा था, ग्रोस मैंने पढ़ा ना, ग्रोस से इसमें क्या अंतर है, ये ग्रोस में था, नेट निकालना है, तो ग्रोस से नेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, मतलब GDP MP माइनस क्या कर दिए, माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो GDP MP और GNP MP में क्या अंतर है, ये डोमेस्टिक में था, ये हमारा किस में है, नेशनल में है। तो ग्रोस से नेशनल कैसे जाते हैं, ग्रोस से नेशनल जाते हैं जब डोमेस्टिक में हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, जब डोमेस्टिक में प्लस कर देते हैं NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, वहीं अगर अब बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो GNP MP और NNP MP में क्या डिफरेंस है, ये हमारा ग्रोस में दिया हुआ, ये नेट में है, तो GNP MP माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, तो GDP MP निकालिए, माइनस इनडायरेक्ट मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा ये सब कॉम नहीं जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, माइनस नेट इनडायरेक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, ये कर देंगे तो हमारा बन जाएगा GDP FC। क्लियर। NDP FC निकालना है, तो GDP FC में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। बार बार देखिए मैं एक ही चीज बता रहा हूं, ग्रॉस में से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, आपका नेट बन जाएगा। ठीक है, और डोमेस्टिक में आप प्लस कर दीजिए किसको, NFIA को, आपका बन जाएगा नेशनल। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, वो बन जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो NDP FC होता है, देखिए हमारा नेक्स्ट है NDP FC, इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और NNP FC जो होता है इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको NDP FC निकालना होगा, NNP FC निकालना है मतलब नेशनल इनकम निकालना है तो NNP FC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी एग्रीगेट्स है, अगर ये तीन कंसेप्ट याद है आपको तो इजिली सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जो GDP या जो GNP होता है उसको दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, क्या, एक होता है नॉमिनल GDP, एक होता है रियल GDP। क्या होता है, नॉमिनल GDP और रियल GDP। देखिए जब GDP को करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल GDP, मतलब जो प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे अगर हम GDP को मेजर करते हैं तो वो नॉमिनल GDP होगा। क्लियर। वहीं रियल GDP की जब बात करें तो जब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिकली उसको किसी कांस्टेंट ईयर प्राइस मतलब पहले के प्राइस पे मेजर करें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रियल GDP। ठीक है, तो ये करंट प्राइस से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, कांस्टेंट ईयर प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP डिफ्लेटर एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, CBSE अक्सर सवाल पूछता है। क्या होता है, ये रेशियो बिटवीन GDP एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल GDP एंड GDP एट कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल GDP। ठीक है, तो इसको GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो गया,
जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए रियल जीडीपी 600, नॉमिनल जीडीपी 660, देन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस में चेंजेस को बताता है। तो क्या हुआ 660 बाय 600 इंटू 100 तो कितना 110 हुआ, तो 100 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा, तो मतलब कि पहले से अभी प्रेजेंट में क्या हुआ 10% का प्राइस इंक्रीज हुआ है जनरल प्राइस में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका हमारा जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है, जिसको हम लोग प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखिए कहता है रियल जीडीपी इज वाइडली यूज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बट इट इज सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन एज इट इग्नोर्स क्या। देखिए जो रियल जीडीपी हमारा होता है ना, इट इज यूज, कैसे यूज करते हैं उसको, ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि कंट्री में कितना वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है मतलब अच्छा खासा वेलफेयर, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, वेलफेयर ज्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण इसको इग्नोर, ये बहुत तरह से इग्नोर कर देता है। क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जीडीपी टोटल एग्रीगेट के रूप में बात करता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है, मतलब किसके पास ज्यादा पैसा किसके पास कम पैसा है तो पता नहीं चलता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब जीडीपी में कौन सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें नहीं पता चल पाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कहाँ गया, जैसे कोई व्यक्ति पहले के समय में जब बार्टर सिस्टम तक काम करता था ना, तो अभी भी कहीं कहीं होता है ना कि काम के बदले कुछ दे दिया, ठीक है, तो उसको मेजर कैसे करेंगे, रिवार्ड तो वो भी है काम का, ठीक है। फिर एक्सटर्नलिटीज जो इकोनॉमी में क्रिएट होता है, इन सब चीजों को इग्नोर करता है जीडीपी, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटेशंस है, बट जीडीपी कहीं ना कहीं वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए तो ये रिलेटेड एग्रीगेट्स थे नेशनल इनकम का। तो अब हमारे पास आता है फोर्थ चैप्टर जिसमें है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपीएफसी निकालना पड़ेगा, मैंने अभी कहा, ठीक। और अगर हमको निकालना है डोमेस्टिक इनकम तो क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं इस रूप में आपको बता रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि आप पढ़ चुके हो पहले से, आप सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हो, है ना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्विक रिवीजन के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड विच इज आल्सो नोन प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों का करके देखते हैं। जब वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो क्या होता है, जीडीपी एमपी बराबर क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के दौरान जो वैल्यू एडेड जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट थे उन सब के द्वारा, मतलब ग्रोस वैल्यू जो ऐड हुआ, ठीक है, वो हमारा होता है जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड जो हमारा होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्च हुआ, क्लियर। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब फिर क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, कितना सेल की और कितना अनसोल्ड आइटम मतलब इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास है उसको जोड़ देंगे, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे तो वैल्यू एडेड हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब जितने भी वैल्यू एडेड हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का जोड़ दिए, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड निकाल दिए, तो वो हमारा जीडीपी एमपी बन जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें जीडीपी एमपी तो निकल गया यहां से, है ना। अब जीडीपी एमपी निकालने के बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी एमपी बन जाएगा। अब एनडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो एनडीपी एफसी बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब एनडीपी एफसी जो हमारा निकला उसमें एनएफआईए जोड़ देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, तो वो हमारा एनएनपी एफसी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड था। अब हमारे पास इनकम मेथड है। क्या होता है भाई इनकम मेथड, मैं लास्ट में जितने मेथड्स है ना, तीनों मेथड बताने के बाद क्या क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना मैं वो भी आपको बता दूंगा, तो पहले पूरा देखिए, है ना। इनकम मेथड में क्या होता है, सारे फैक्टर्स का इनकम को लिया जाता है। जैसे लेबर काम कर रहा है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उसको बोलते हैं, है ना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आ जाएगा, वेजेस, पेमेंट इन काइंड, सैलरीज, ठीक है, सोशल कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का जो इनकम होता है उसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ये सबको पहला काम है जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, एनडीपी एफसी बन जाएगा, ठीक है।
फिर जब एनडीपीएफसी बन गया तो एनडीपीएफसी ये हमारा डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, है ना। अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो इतना ही निकालेंगे। अगर डोमेस्टिक इनकम निकल गया, अब नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर देंगे, हमारा नेशनल इनकम दैट इज एनएनपीएफसी निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें सारा डेटा ये इनकम मेथड वाला दिया है, अब बोला भाई जीडीपी एमपी निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए तो क्या क्या अंतर है, हम लोग नेट निकाल रहे हैं, हमको ग्रोस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट निकला, मार्केट प्राइस चाहिए। तो ग्रोस से नेट जाते कब, जब ग्रोस में माइनस डेप्रिसिएशन करते नेट बनता है, तो नेट से ग्रोस में जाना है तो प्लस कर देंगे ना डेप्रिसिएशन। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाएंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द इनकम मेथड, है ना। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो खर्च है उसको लिया आता है, कैसे भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हम आप जो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं वो हो गया, ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं, ये नेट एक्सपोर्ट हो गया एक्स माइनस एम, इन सबको जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी बन जाएगा। अब अगर एक बार जीडीपी एमपी बन गया, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो एनडीपी एमपी बन जाएगा। अब एनडीपी एमपी में माइनस कर देंगे एनआईटी तो एनडीपी एफसी बन जाएगा। एनडीपी एमसी, अब एफसी क्या हो गया, वही डोमेस्टिक इनकम, और जब एनडीपी एफसी में प्लस कर देंगे एनएफआईए तो एनएनपी एफसी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैंने कहा था डूज एंड डोंट, मतलब क्या क्या इंक्लूड करना है नेशनल इनकम, क्या इंक्लूड नहीं करना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, लिख सकते हैं चाहे तो, क्या इंक्लूड नहीं करना है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड, चूंकि ट्रांसफर इनकम आ जाता है ये, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, फिनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स, है ना, परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय अ रेस्टोरेंट, है ना, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री, लीजर टाइम एक्टिविटी, सर्विस रेंडर्ड बाय द हाउस वाइफ्स, ठीक है, मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रोड, क्लियर। फिर क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन ऑफर टू हिम फॉर द परचेज ऑफ मोटर बाइक, दोस्त वगैरह पैसा दे रहा है उसको भी शामिल नहीं, इनकम नहीं मानेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इन सब चीजों को शामिल नहीं किया जाता है व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अब शामिल क्या करना है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज को शामिल करना है, फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट जो दे रही है उसको शामिल करना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इसको शामिल करेंगे, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, फिर प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन, इंडियन बैंक विदेश में काम करता है, जो अर्निंग हो रहा है उसको शामिल करेंगे, वेजेस रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, वैसे अब तो यहाँ पे है नहीं तो खैर कोई बात नहीं। अब है सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, फिर डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन फाइनेंशियल फर्म, कोई विदेशी कंपनी में शेयर वगैरह में पैसा लगाए जो अर्निंग हुआ वो भी शामिल होगा। ये सारी चीजों को शामिल करना है, और यहाँ पे जो सारी चीजें था उसको शामिल नहीं करना है। तो ये हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट हो गया। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो देखिए आगे हमारे पास है मनी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मनी। मनी का मनी मीनिंग क्या होता है, देखिए मनी इज एनीथिंग, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। मुझे चाहिए मार्कर, मैंने आपको पैसा दिया, आप हमको मार्कर दे दिए, तो मार्कर किसके एवज में दिए, आपने मनी के एवज में दिए। तो मनी क्या काम किया यहाँ पे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया। ठीक है, लेकिन मनी के पहले होता था बार्टर सिस्टम। क्या होता था पहले, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, है ना। कहता है इस जैसा ऐसा इकोनॉमी जहां पे बार्टर सिस्टम चलता था उसको सीसी इकोनॉमी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ठीक है। बट कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इसको दूर किया गया, जैसे डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम, है ना। अब मान लीजिए हमको जो चीज चाहिए वो जिस व्यक्ति के पास है पहले उसको ढूंढो, और हमारे पास जो चीज है वो हमसे लेना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है वो देखो, तो डबल कोइंसिडेंस हो जाता था। कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज का भी प्रॉब्लम था। लैक ऑफ सिस्टम, फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता था, डेफर्ड पेमेंट का भी मतलब संभावनाएं कम थी।
स्टोरेज का भी प्रॉब्लम, स्टोर करना पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। गुड्स एंड सर्विसेज तो खराब होने वाली चीजें होती है ना, तो इसीलिए उसको स्टोर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, आगे फॉर्म्स ऑफ मनी। अगर फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो एक होता है फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। तो फिएट मनी क्या होता है? इज अ मनी विच इज इशूड और ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो कंट्री के अथॉरिटी होते हैं उसके इशू, उसके कहने पे, उसके ऑर्डर पे जो पैसा आता है, जो मनी आता है, उसको फिएट मनी कहते हैं। इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। ठीक है, अब उसी में क्या, फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्टी बिटवीन द पेयर एंड पे। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के मनी है, कौन कौन? फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी चेक वगैरह होता है ना, हम आपको दिए, आप हम पे ट्रस्ट करते हो तो लोग ये नहीं कहोगे तो भाई पैसा दो मुझे। तो फिड्यूसरी मनी ऐसा मनी होता है जो एक्सचेंज होता है किसके कारण? ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वैसे मनी को कहते हैं जहां पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी दोनों इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय, मतलब उसके पहले मतलब क्या था, सिल्वर का कॉइन चलता था, 1 रुपया सिल्वर। ठीक है, उसका वैल्यू उस कमोडिटी सिल्वर के बराबर होता था। ठीक है, अब क्रेडिट मनी क्या है? मनी वैल्यू ऑफ कॉइन एंड नोट्स विच इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन एंड नोट्स। आज के समय में जो नोट या कॉइन आता है उसका मनी वैल्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस वस्तु जिससे वो बना है उसका वैल्यू उससे कम होता है। अरे सीधी से बात है, 5 रुपया का सिक्का है, अगर जिस मेटल से बना उसका रेट 5 रुपया ज्यादा होता तो सब लोग मेल्ट करके बेच देते ना। वही है, ऐसा मनी जिसमें मनी वैल्यू कॉइन या नोट ग्रेटर हो कमोडिटी वैल्यू से, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। क्लियर? नेक्स्ट इसी में है सप्लाई ऑफ मनी। देखिए सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी विच द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्टॉक ऑफ मनी जो होता है गवर्नमेंट के साथ या बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री के साथ जो पैसा रहता है उसको हम लोग मनी सप्लाई नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं मनी सप्लाई? फिर मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री विच इज इन सर्कुलेशन। लोगों के पास जो पैसा होल्ड है या जो सर्कुलेशन में है वो होगा सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट के पास जो उसका पैसा है, बैंक का अपना पैसा, वो इसलिए मनी सप्लाई में नहीं होगा बिकॉज दे आर सप्लायर ऑफ मनी। ठीक है, अब मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 कंपोनेंट है जो 1977 में आरबीआई के द्वारा अडॉप्ट किया गया। M1 का मतलब क्या है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है डिपॉजिट, है ना, विच कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड थ्रू द चेक, है ना। M2 जो है वो क्या होता है? M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है उसके पास जो पैसा है प्लस M1 दोनों को जोड़ देंगे M2 होगा। M3 जो है वो क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट का समेशन। ठीक है, M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक प्रकार का पैसा मतलब जमा करने का तरीका है, एक पेपर है जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हो लंबे समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद है कुछ टर्म है। M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स बोलते हैं, है ना। दूसरी ओर बात करें मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, सबसे कम लिक्विड होता है M4। क्लियर? अब ये मनी सप्लाई था। अब एक ना टर्म ये होता है डिमांड फॉर मनी। क्या होता है? डिमांड फॉर मनी। ठीक है, जब डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो पैसा लोग डिमांड करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? केन्स का कहना था ट्रांजैक्शन पर्पस से मनी का डिमांड करते हैं। ठीक है, फिर प्रिकॉशनरी मोटिव से मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग करने के सेविंग करते हैं। फिर स्पेकुलेशन मोटिव, सट्टाबाजी, है ना, मतलब शेयर मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह खर्च करने के लिए। तो मनी का डिमांड के कितने मोटिव? 3 मोटिव, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा मनी का पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर है आपका बैंकिंग। ठीक है, देखिए जब बैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा कॉमर्शियल बैंक में मनी क्रिएशन पढ़ना है ना। देखिए याद रखिएगा, एक जो कॉमर्शियल बैंक हमारा होता है, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्रेडिट का क्रिएशन करता है। कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है? दे डू इट बाय एडवांसिंग लोन, मतलब वो लोन दे करके क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है,
मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व, ठीक है, मतलब सिंपली जितना उसके पास डिपॉजिट आता है उसके कई गुना ज्यादा वो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करता है। कितना करता है? तो क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/r, ये मनी मल्टीप्लायर है, मतलब 1/r का मतलब, r का मतलब रिजर्व रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट 1000 का हुआ है, ठीक है, इंटू 1 रिजर्व रेशियो मान लीजिए हमारा जो है वो 10% है। कितना है? 10%। 10% को 0.1 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% बराबर क्या होता है हमारा? 10/100, है ना, इसका मतलब 0.1, है ना। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपया कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया, ठीक है, तो वो 10,000 रुपया तक का लोन दे सकता है अगर रिजर्व रेशियो 10% रहा तो, ठीक है। वही देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर दिया हुआ है ना, वही हमारा 1/r, वही CRR लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है इट्स नंबर ऑफ टाइम द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI, ठीक है। मतलब वो कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा ये डिपेंड करेगा रिजर्व रेशियो पे। अगर रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, रिजर्व रेशियो कम रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा होगा। इंडिया में ये जो रिजर्व रेशियो होता है, मतलब CRR जो है हमारा, ठीक है, ये RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक। कहता है सेंट्रल बैंक जो होता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम का एक अपेक्स बॉडी होता है ना। कहता है RBI, हम इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कौन सा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। किस एक्ट के तहत? एक्ट 1934 के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था सेंट्रल बैंक का, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, है ना, जो भी नोट वगैरह इशू होते हैं मार्केट में, जितने भी नोट आप देख रहे हो, है ना, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, ये नोट इशू करता है सेंट्रल बैंक, है ना। इंडिया में हम लोग इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, RBI करती है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, तो आजकल 1 रुपी नोट तो आता भी नहीं है ना। कॉइन नहीं इशू करता, ये कॉइन इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, लेकिन रेगुलेट उसको सर्कुलेट सेंट्रल बैंक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए बैंक के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से हम अपना पैसा डिपॉजिट विड्रॉल अपने जहां पे हमारा अकाउंट होता है वहां से करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी पैसा डिपॉजिट करती है, वहां से विड्रॉ करती है। कहां से? सेंट्रल बैंक अर्थात RBI से, ठीक है। कहता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, है ना, इसका सुपरवाइजरी रोल है, मतलब ये हर बैंकों की एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कमर्शियल बैंकों को कभी कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं से नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल बैंक लास्ट उसका ऑप्शन रहता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज आता है डॉलर वगैरह, ठीक है, उसका कस्टडी रखता है कौन? हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक का जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, उसका सेटलमेंट करना, क्लियरेंस देना, वो इसका काम है। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मैंने भी बात किया था ना, कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर देने से भी ना इकोनॉमी में पैसा का फ्लो बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। कैसे करता है कंट्रोल? ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है भाई? सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया गया वैसे टूल्स जिसके द्वारा मनी सप्लाई का फ्लो को कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। कौन कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव टूल्स होता है और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है? बैंक रेट हो गया, रिजर्व रेशियो हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, है ना। और क्वालिटेटिव टूल्स में होता है मॉरल सजेशन, क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, पब्लिकेशन, डायरेक्ट एक्शन। ये सारे टूल्स के द्वारा सेंट्रल बैंक का काम होता है कि मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करे। क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर क्रेडिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में इकोनॉमी में प्राइस इनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी का हेल्प लेती है, ठीक है। चलिए अगर क्वांटिटेटिव टूल्स मैंने जो बताया वही बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, फिर CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट चैप्टर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, है ना। जब हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया गया है, ठीक है, उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये मेजर किया जाता है टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। देखिए अगर इकोनॉमी क्लोज है, टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, ठीक है, तो ऐसे केस में एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या हो जाएगा, C+I। अगर इकोनॉमी में मतलब फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, तो C+I+G हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में होगा। जबकि अगर ओपन इकोनॉमी है तो एग्रीगेट डिमांड बराबर C+I+G+X-M होता है, ठीक है। C मतलब कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वही हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी को लेकर के चले, है ना, तो ये हमारा इस प्रकार का कुछ कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम होता है ना। ये हमारा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट फंक्शन का इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट माना गया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं हम लोग, है ना। इन दोनों को सम कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको C+I बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। जब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। प्रोड्यूसर के द्वारा प्लान करके जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया जाता है ना, उसको कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। कहता है ये GDP से रिलेटेड है ना। जहां पे क्या होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइसेस आर कांस्टेंट, सप्लाई रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनली टू इंक्रीज इन डिमांड ऑन टू एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। जब डिमांड बढ़ता है तो वैसे समय में एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम लोग इनकम भी बोलते हैं या फिर GDP भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसमें कंपोनेंट क्या क्या यूज हुए थे, एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, है ना, और एग्रीगेट सप्लाई में क्या यूज हुआ, एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है C+S होता है, ठीक है, क्योंकि इनकम इज कंजम्पशन, इनकम ही हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो जो इनकम आएगा वो या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो हमारे पास कंपोनेंट है कंजम्पशन फंक्शन, है ना, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और बात करें तो सेविंग फंक्शन। तो तीनों के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए कंजम्पशन फंक्शन की जब भी बात करेंगे तो ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में। मतलब कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगा कंजम्पशन घटेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसका इक्वेशन है C बराबर A+BY। ए का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो है ना, जो बताता है कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को। अगर कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप इस प्रकार गया तो ये स्लोप इसका कौन डिसाइड करता है, ये बी डिसाइड करता है। ए तो हमारा ऑटोनोमस इनकम कंजम्पशन होता है जो इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, मतलब कंजम्पशन फंक्शन में कौन सा टर्म यूज होता है, टेक्निक यूज होता है, तो वो एपीसी और एमपीसी होता है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम का वह प्रोपोर्शन विच इज कंज्यूम्ड, और एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब जब इनकम बदलता है तो उसका कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हैं वो हमारा एमपीसी होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कंजम्पशन फंक्शन है, अगर इस इनकम लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना एपीसी है, तो एपीसी क्या होगा, कंजम्पशन कितना हो रहा है, ओसी हो रहा है, इनकम कितना है, ओवाई हो रहा है, ये हमारा एपीसी हो गया, ठीक है। मतलब इतना इनकम का इतना पार्ट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब अगर इनकम वाई से बढ़ के Y1 हो गया, कंजम्पशन बढ़ के C से C1 हो गया, तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन मतलब C1, और चेंज इन इनकम होता है डिवाइड मतलब Y1, ठीक है, ये हमारा एमपीसी होगा, क्लियर। एमपीसी का वैल्यू जो हमेशा होगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। एक्सट्रीम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है एक्सट्रीम, मतलब इनकम में जितना चेंजेस हुआ सारा का सारा कंजम्पशन में कंजम्पशन कर दिए तो हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इनकम में चेंजेस हुआ, कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेविंग फंक्शन है।
सेविंग फंक्शन भी रिलेशन बताता है सेविंग और इनकम के बीच में, ठीक है। देखिए इनकम बराबर होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना। तो सेविंग बराबर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन होगा। अभी कंजम्पशन का इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखा था, a प्लस बी वाई, है ना। तो ये माइनस वहां लिख दिए सी के जगह पे, क्या होगा y माइनस ए माइनस बी वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस ए बाहर निकाल सकते हैं, प्लस इन दोनों में देखो तो y कॉमन है तो y बाहर निकाल दिए, 1 माइनस बी हो गया हमारा, ठीक है। ये सेविंग फंक्शन होगा, क्लियर है। तो ये दिखा रहा है, ये निगेटिव दिखा रहा है, मतलब कह रहा है कि जो हमारा सेविंग फंक्शन होगा वो निगेटिव से जा सकता है, निगेटिव से जाता है। निगेटिव जब इनकम हमारा शुरुआत में 0 है, अगर उस समय भी कंजम्पशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग निगेटिव होगा। फिर जैसे से इनकम बढ़ता है सेविंग और इनकम सेविंग इक्वल होता है, फिर जैसे से जब इनकम कंजम्पशन बराबर होता है सेविंग 0 होता है। उसके बाद भी जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन कम बढ़ता है ना, तो वहां पे सेविंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके भी प्रोपेंसिटी का, तो इसमें भी 2 प्रोपेंसिटी होता है। क्या क्या होता है, एमपीएस और एपीएस, ठीक है। एपीएस का मतलब प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, और एमपीएस चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। 2 रिलेशन याद रखिएगा कंजम्पशन और सेविंग के प्रोपेंसिटी पे, क्या एपीसी प्लस एपीएस हमेशा बराबर 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 होता है। ऐसा क्यों, मैंने कहा ना इनकम बराबर सी प्लस एस होता है, तो दोनों तरफ वाई डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 1 बराबर सी बटा वाई प्लस एस बटा वाई, ठीक है। दैट इज 1 बराबर एपीसी प्लस इधर क्या हो गया एपीएस, क्लियर है ना। वहीं अगर फिर से ले लें वाई बराबर सी प्लस एस, दोनों तरफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई बराबर चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, है ना। दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड कर दीजिए तो इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, ठीक है। जो क्या होगा 1 बराबर ये क्या है एमपीसी प्लस एमपीएस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके आगे आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसके आगे क्या आता है, हम लोग अगर बात करेंगे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में, वो क्या होता है थोड़ा समझिएगा, है ना। वो अगर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें, क्लियर, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। मैंने बताया था जो एग्जिस्टिंग स्टॉक में जो चेंजेस होता है, एडिंग होता है, एडिशन होता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे न्यू मशीन्स का खरीदना, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें, ये हमारा क्या कहलाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। वहीं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार का जाएगा, विच इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है, ये है ना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादातर करता है जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 चीजों पर निर्भर करता है, एमईसी और एक होता है आरओआई, है ना। एमईसी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कारण क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और आरओआई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। अगर मान लीजिए एमईसी ग्रेटर हो आरओआई से, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, आपके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिले मतलब उससे, ठीक है। आप लोन लिए, आपको 5% लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो पैसा इन्वेस्ट करे तो 10% कमाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात आप इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर एमईसी क्या हो लेस देन आरओआई है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, है ना। मुझे उम्मीद है यहां तक चैप्टर 7 नंबर तक कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने चैप्टर 7 तक डिस्कस कर दिया है, क्लियर। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा तो कृपया करके उसे देखिए पूरा, उसे भी, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज यहीं तक, धन्यवाद।